अगर आप राजस्थान स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए है। राज्यपाल यानी गवर्नर, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अगले कुछ ही मिनटों में इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट समझ लेते हैं। तो हम करेंगे क्या? देखिए, प्लान बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हम सीधे गवर्नर के रोल पर आएंगे। उनकी नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल क्या है, क्या योग्यताएं चाहिए, उनकी शक्तियां और शपथ, इन सब पर बात करेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी, आखिर में एक क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, राज्य सरकार की रूपरेखा। देखिए, किसी भी पद को, खासकर गवर्नर जैसे पद को समझने के लिए पहले उसके पूरे सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये राज्य सरकार का ढांचा आखिर होता कैसा है। तो राज्य सरकार की जो पूरी कहानी है वो लिखी है हमारे संविधान के भाग 6 में। और ये एग्जाम के लिए सीधे सीधे एक सवाल है। आर्टिकल्स की बात करें तो अनुच्छेद 153 से लेके 237 तक ये पूरा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को ही डेडिकेटेड है। अब देखिए, कोई भी सरकार हो वो 3 मजबूत खंभों पर खड़ी होती है। पहला है विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो उन बने हुए कानूनों को लागू करवाती है। और तीसरा है न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो ये पक्का करती है कि सब कुछ संविधान के हिसाब से चल रहा है या नहीं। आज का हमारा पूरा ध्यान इसी दूसरे पिलर यानी कार्यपालिका पर रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि इस राज्य की कार्यपालिका का हेड कौन है। यहीं पर एंट्री होती है राज्यपाल की यानी गवर्नर की। यही होते हैं राज्य के संवैधानिक प्रमुख। और ये पॉइंट मैं कहूँगा कि एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स में से एक है। इसको ध्यान से समझिए। देखिए, संवैधानिक प्रमुख मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो गवर्नर है, लेकिन असली पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में होती है? मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नर नाम मात्र के हेड हैं और मुख्यमंत्री वो हैं असली यानी वास्तविक प्रमुख। गवर्नर के पद की इस दुविधा को भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के एक मशहूर कोटेशन से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा था, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया है। सोचिए, पिंजरा सोने का है, मतलब पद बहुत सम्मान वाला है, इज्जत है, लेकिन आजादी और शक्तियां वो सीमित हैं। और हाँ, ये कोट एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा था। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि पद क्या है, पर अब सवाल ये है कि कोई गवर्नर बनता कैसे है, कौन उन्हें अपॉइंट करता है और कितने टाइम के लिए। इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे संविधान के कुछ बहुत जरूरी आर्टिकल्स में। तो सबसे पहले आते हैं अनुच्छेद 155 पर। ये आर्टिकल सीधा सीधा नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट से जुड़ा है। और एक और मजेदार फैक्ट, गवर्नर की नियुक्ति का ये जो तरीका है ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। वहाँ भी केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत होती है। तो यहाँ से एग्जाम का सीधा सवाल बनता है। सवाल नंबर 1, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? जवाब है भारत के राष्ट्रपति। सवाल नंबर 2, किसकी सलाह पर करते हैं? जवाब है केंद्र सरकार की सलाह पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर एक तरह से राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 155 में नियुक्ति की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 156 पर। यह हमें बताएगा कि गवर्नर का कार्यकाल, मतलब वो कितने समय तक अपने पद पर रहते हैं। तो देखिए, आम तौर पर तो कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ये कार्यकाल फिक्स नहीं है। संविधान में एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहें। यानी राष्ट्रपति उन्हें 5 साल से पहले हटा भी सकते हैं या उनका किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये भी देख लेते हैं कि आखिर कौन व्यक्ति इस पद के लिए योग्य हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। संविधान ने इसके लिए कुछ बहुत ही सीधी और साफ शर्तें रखी हैं। तो आर्टिकल 157 कहता है कि बस 2 मेन क्वालिफिकेशंस हैं। नंबर 1, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, जाहिर सी बात है। और नंबर 2, उसकी उम्र कम से कम 35 साल पूरी हो चुकी हो। ये जो 35 साल वाली एज लिमिट है ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। क्वालिफिकेशंस के बाद आर्टिकल 158 कुछ शर्तें भी रखता है। पहली शर्त, गवर्नर ना तो संसद का सदस्य हो सकता है, ना ही किसी राज्य की विधानसभा का। और दूसरी शर्त, वो कोई और लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता।
मतलब कोई और ऐसी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता जहां से उसे सैलरी मिल रही हो। चलिए, अब हम लगभग आखिर में पहुंच गए हैं। अब दो बहुत ही ज़रूरी आर्टिकल्स की बात करते हैं। एक उनकी शपथ से जुड़ा है और दूसरा उनकी एक बहुत खास शक्ति से, और ये दोनों ही एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आर्टिकल 159 ये शपथ के बारे में है, और यहाँ एक बहुत कॉमन ट्रिक क्वेश्चन बनता है जिसमें बहुत लोग गलती करते हैं। सवाल, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन में राष्ट्रपति भी होता है, पर सही जवाब राष्ट्रपति नहीं है। सही जवाब है उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अब आते हैं आर्टिकल 161 पर। ये गवर्नर को क्षमादान की शक्ति देता है, मतलब वो किसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ भी दो बड़े अपवाद हैं, दो एक्सेप्शंस। यही वो चीज़ है जो उनकी शक्ति को राष्ट्रपति से अलग बनाती है। पहला, गवर्नर मौत की सज़ा को पूरी तरह से माफ़ नहीं कर सकते, और दूसरा, वो मिलिट्री कोर्ट यानी कोर्ट मार्शल के फैसलों में कोई दखल नहीं दे सकते। ये दोनों अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास हैं। तो हमने सारे ज़रूरी पहलू कवर कर लिए हैं। अब सबसे ज़रूरी काम, एक क्विक रिवीजन। चलिए, एग्जाम से ठीक पहले अब तक हमने जो भी ज़रूरी आर्टिकल्स देखे हैं उन्हें एक नज़र में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये जो टेबल अब सामने है ना, ये आपके रिवीजन के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। हर ज़रूरी आर्टिकल और वो किससे जुड़ा है, सब एक ही जगह पर। मैं तो कहूँगा इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। एग्जाम में जो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। हमने ये तो देखा कि गवर्नर एक औपचारिक प्रमुख हैं जिनकी शक्तियां सीमित हैं। तो फिर सवाल ये है कि संविधान बनाने वालों ने इस पद को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया? आखिर क्यों ये पद इतना ज़रूरी है? ज़रा सोचिए कि ये पद केंद्र और राज्य के रिश्तों में एक पुल का काम कैसे करता है, और भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे को बनाए रखने में इसका क्या रोल है।